नमस्कार, मैं हूं गरिमा और मेरे साथ हैं यमन और हम दोनों आज आ गए हैं एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बात करने के लिए जिसके बारे में इंटरनेट पे लगभग हर कोई बात कर रहा है एंड यस एंड ऑल फॉर द गुड रीजंस। फिल्म का नाम है सिनर्स। रायन कुगलर ने फिल्म को डायरेक्ट किया है, माइकल बी जॉर्डन इसमें डबल रोल में है और मैंने और यमन ने दोनों ने ये फिल्म देख ली है। दो जुड़वा भाइयों की कहानी है जो मैं बेसिक बेसिक कहानी बता देती हूँ। दो जुड़वा भाइयों की कहानी है जो शिकागो से वापस लौटे हैं और उन्होंने खूब सारा पैसा कमा लिया है। अच्छे बुरे सब तरीके से उन्होंने वो पैसा कमाया है और अब वो मिसिसिपी वापस आकर के अपना एक जूक जॉइंट शुरू करना चाहते हैं, यानी कि अपना एक क्लब शुरू करना चाहते हैं। इसके लिए वो अपने सारे फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को इकट्ठा करते हैं और अपने क्लब की ग्रैंड ओपनिंग में सबको इनवाइट करते हैं। सबके साथ मिलकर वो उस क्लब को की ग्रैंड ओपनिंग करने वाले हैं। लेकिन उस रात जो होता है वो आप जाकर देखिएगा क्योंकि हम बताएंगे तो वैसे कहानी बताना पड़ेगा यार, बताना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि फिल्म की थीम मना नहीं हो सकती है। तो मैं, आप बता रहे हो या मैं? हाँ, तो होता ये है कि ये दोनों भाई होते हैं, स्टैक और स्मोक इनके निकनेम्स हैं। और ये कहते हैं कि भाई हम अपने लोगों के लिए, नॉन वाइट लोगों के लिए एक अपना अपना स्पेस बनाएंगे। म्यूज़िक, डांस और कंट्री म्यूज़िक होगा, ये सब कुछ होगा और एक क्लब चलाएंगे। तो मिसिसिपी के एक टाउन में, टाउन का नाम मैं भूल गया हूँ, वहाँ पे आके एक वाइट आदमी से एक खरीद लेते हैं प्रॉपर्टी और उसको सेटअप करते हैं। अब होता है वहाँ पे ये है कि एक आदमी आता है रैमिक नाम से, रैमिक। वो बोलता है कि हमको भी अंदर आने दो। ये लोग मना करते हैं। फिर रैमिक किस ना किस तरह से आ जाता है, अब वो अलग कहानी है। और रैमिक रैमिक दरअसल एक 600 साल पुराना वैम्पायर है। तो वो कैसे, ये लोग जो अंदर के लोग जॉइंट, उस जॉइंट में जो लोग हैं वो कैसे बचते हैं उससे, और वही उसी पूरी रात की कहानी है और सुबह तक क्या होता है। लेकिन सिर्फ अगर आपको एक बार में सुनने में लगेगा कि हाँ वैम्पायर की कहानी है, भूत है, जंप स्केयर्स हैं, डरावना, नहीं, इतनी नहीं है। ये फिल्म उससे ज़्यादा डीप है। और फिल्म, ये हम जब घर लौट गए अपने अपने फिल्म देखने के बाद में, तो एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की, पढ़ा इसके बारे में काफ़ी। और फिल्म की थीम इतनी नहीं है, सतही नहीं है कि एक वैम्पायर है और आपको बचना है उससे, और ये सब नहीं है। वैम्पायर दुश्मन नहीं है यहाँ पे। वैम्पायर को तो ह्यूमनाइज किया है बाकायदा। एंड ये ना मुझे सबसे अच्छी बात इस फिल्म की लगी कि हम जनरली क्या करते हैं कि वो एक आकार दे देते हैं दुश्मनों को, खराब सिनर्स को एक आकार दे देते हैं, एक स्वरूप दे देते हैं कि अच्छा ये खराब है। तो वैम्पायर्स को इसमें खराब नहीं दिखाया गया है। तो फिर किस चीज़ की खराबी है, कौन है सिनर्स, वो तो आप वो फिल्म देखने जाएंगे उसके बाद पता ही चलेगा। लेकिन जैसा यमन ने भी बोला कि ये सिर्फ कहानी सुनने में एक लाइन की लगेगी लेकिन ये उतनी सतही नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेफरेंसेस में कई सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और बहुत बार ऐसे हुआ ना कि मतलब आप स्क्रीन से ना अपनी नज़र ही नहीं हटा पाओगे। कुछ सीन्स इतने खूबसूरती से शूट किए हुए हैं इस फिल्म में। फिल्म का म्यूज़िक, बाप रे, इतना कमाल का म्यूज़िक है, बहुत कमाल का इसका स्कोर है। आप आप ना वैम्पायर्स गा रहे हैं ना तो आप उनके साथ भी गुनगुनाने लगते हो। अंदर लोग पार्टी कर रहे हैं, कंट्री म्यूजिक चल रहा है, आप उसके साथ भी गुनगुनाने लगते हो। वो उतर जाता है आपके रगों में और सिर्फ आप और हम ही नहीं गुनगुनाते हैं उस म्यूजिक से, और भी बहुत सारे लोग वाइब कर रहे होते हैं। हाँ, वो एक जो सीक्वेंस है ना, इसकी बात पूरा इंटरनेट कर रहा है कि वो एक जो सीक्वेंस है, वो एक तो कैसे शूट किया है। अब वो मतलब है, वो बिग बिग स्क्रीन वाला एक्सपीरियंस है उस सीन में कि आप, मतलब हाँ, मैं अपने पैर ऐसे टैप कर रहा था उस सीन को देखते हुए। इतना बढ़िया म्यूजिक है और जैसे पूरा वो पूरा चलता है लॉन्ग शॉट में फिल्मांकन उसका, वो पूरे स्ट्रक्चर चल जाता है और कैसे लोग जमा होते हैं। लेकिन मैं इसकी बात करना चाह रहा था सिनर्स की, एक और चीज़ की, कि है ये खालिस एंटरटेनिंग फिल्म है, लेकिन सिर्फ एंटरटेनिंग फिल्म नहीं है। पॉलिटिक्स है फिल्म की, और पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग है। रेशियल पॉलिटिक्स तो सबसे ऊपर है ही। रायन कुगलर की हर फिल्म में वो कोशिश करते हैं उसको अपनी स्पेस देने की, कि जिस बैकग्राउंड से वो आते हैं खास तौर पे। और जब ये कहानी शुरू होती है, वो लिखा हुआ था 1932 मिसिसिपी, तो मेरे दिमाग में तभी हिट कर गया कि ये किस डायरेक्शन में जा रही है कहानी। कि मिसिसिपी की हिस्ट्री रही है बहुत उस किस्म की, रेसिस्ट और वो डिस्क्रिमिनेशन। इनफैक्ट वो सीन में दिखता भी है, वाइट वॉशरूम हाँ हाँ एंड हाँ वाइट एरिया, इस तरीके से वो डिस्क्रिमिनेशन सीन में स्टैब्लिश हो भी जाता है हाँ कई हाँ बार। हाँ। तो वो चीज़ है। लेकिन फिर आपको दिखता है कि इंसान का खून पीने वाला एक वो है, दानव है, पिशाच है जो। लेकिन फिर भी आपको दिखता है कि उससे भी ऐसे खतरनाक चीज़ है रेसिज्म, जो वो भेद है, नस्ल भेद, वो कितना खतरनाक है, कितने अंदर तक वो बैठा हुआ है। वो जो पहले ड्रॉ किया है ना रायन कुगलर ने, वो कमाल है। और वो भी प्योर एंटरटेनिंग फिल्म में, ऐसा नहीं है कि वो मैसेज दे रहे हैं, कोई ज्ञान दे रहा है, कोई लास्ट में आके कोई मोनोलॉग दे रहा है 10 मिनट का। अपने यहाँ की यही दिक्कत है, क्योंकि सोशली कोई रेलेवेंट फिल्म बनाने की कोशिश में लास्ट में कोई कैरेक्टर आएगा आयुष्मान खुराना का, वो 10 मिनट तक हम तो ऐसे कर रहे हैं, हम तो ये नहीं कर रहे हैं, और सबको रियलाइज़ हो जाएगा और सब अपने घर चले जाएंगे।
कुछ भी नहीं कर रही है फिल्म ऐसा, आपको बस थोड़ा सा अपना दिमाग खुले रखना है, आँख कान खुले रखना है, आपको समझ में आता जाएगा कि फिल्म क्या कहना चाह रही है, कि जो वैम्पायर है वो कहाँ से आया है और वो कौन है। वो खुद वो वैम्पायर बनने से पहले तो एक आदमी था, और वो आदमी कौन है, वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसकी भाषा क्या है, उसका जो एक्सेंट है वो आपको बता देगा कि भाई वो टिपिकल अमेरिकन आदमी नहीं है, वो कोई आयरिश है, उसके साथ भी भेदभाव हुआ है, वो एक अलग कहानी है। वो मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा अभी, अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो। बट हाँ, रायन कुगलर के लिए, इस फिल्म के लिए मैं एक्साइटेड इसलिए था, क्रीड मैंने नहीं देखी क्योंकि एक और कमाल की फिल्म बताते हैं, मैंने ब्लैक पैंथर देखी है, और मुझे जितना भी ये पूरा MCU का जो एक फेज़ था वो, उसमें मेरी पसंदीदा फिल्म मुझे ब्लैक पैंथर ही लगी, जिस हिसाब से वो लिखी गई है। बाकी सारी लिखी गई हैं कि हाँ बिग स्क्रीन स्पेक्टिकल बना दो, ये बना दो, उसको घुसा दो फ्रेम में, कैप्टन अमेरिका आ जाए, आयरन मैन से 3300 कुछ भी बुलवा दो, ख़त्म करो फिल्म। ब्लैक पैंथर में लेजिट वो है, मोटिव है आपके विलन के पास, कि वो माइकल बी जॉर्डन का जो कैरेक्टर होता है वो विलन होता है उसमें, उसके पास कॉज है कि भाई उसके साथ हुआ बचपन में गलत, इसलिए उसको अब अपना हक चाहिए। ऐसे नहीं है कि आज मेरा मन कर रहा है मैं उठाऊँ सुबह, आज मेरा वीक ऑफ है, आज मैं दुनिया पे राज करने चलूँगा, ये सब बकवास नहीं होगी है। हाँ, आज मैं ये बकवास करने चलूँगा, तो जो भी, इसलिए रायन कुगलर का काम मुझे उस फिल्म के बाद बहुत पसंद था, और इसने भी डिसअपॉइंट नहीं किया है। मुझे लगा कि इस साल की मेरी बेस्ट फिल्मों में से एक जाएगी, इतनी पसंद आई मुझे फिल्म, मैं वापस देख सकता हूँ। बट हाँ, हम उसकी बात कर रहे थे, म्यूज़िक थीम और म्यूज़िक की हम बात कर रहे थे, और मैं ऐसे पढ़ रही थी कि जो फिल्म की सिनेमेटोग्राफर है, स्पेशली उस सीन की हम बात करेंगे जिसके बाद से वैम्पायर्स की एंट्री होती है फुल फ्लेजेड तरीके से। और ऐसा नहीं है यमन की एकदम से ना वैम्पायर्स आ जाते हैं, आपको ना छोटे छोटे हिंट दे दिए जाते हैं शुरुआत से ही, मतलब थोड़े थोड़े से डर बीच में डाल दिए जाते हैं। आप बीच में ऐसे ऐसे मोमेंट्स, ऐसे ऐसे सीन्स डाल दिए जिसमें आपको वो डरा देंगे, हल्का 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 डाल करके। और ऐसा हुआ है कि उन सीन्स में मैं लेजिट डरी हूँ कि अरे ये एकदम से स्क्रीन पे क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया। और उसके बाद फुल फ्लेजेड एकदम एंट्री होती है वैम्पायर्स की, और फिर मचती है तबाही। और जो सीन की हम बात कर रहे थे, जो सबसे खूबसूरत सीन मुझे लगा है, बहुत सारे सीन इसके खूबसूरत है, लेकिन जिसमें एक जो सबसे खूबसूरत सीन लगा है, अंदर पार्टी चल रही है और सब नाच रहे हैं, जो जो पैरों के टैप से रिदम पैदा हो रहा है वो हमारे साथ कनेक्ट करता है। तो मैं पढ़ रही थी सिनेमेटोग्राफर के बारे में, जो फिल्म की सिनेमेटोग्राफर है उनका नाम है ऑटम डोराल्ड अरकापो। आई होप मैं नाम सही से प्रोनाउंस कर रही होंगी। तो वो बता रही थी कि उनके पास जब स्क्रिप्ट आई मेल पर, तो उन्होंने मेल पर ही रिप्लाई किया था कूगर को, और वो आईमैक्स पे शूट करने वाली पहली फीमेल सिनेमेटोग्राफर बन गई हैं जिन्होंने आईमैक्स पे उस पूरे सीन को शूट किया है। सो ये भी एक अपने आप में अचीवमेंट है। और वो वन शॉट सीन है, वो कोई कट नहीं है उस सीन में बीच में, वो एक बार शुरू होता है, कैमरा रोल होता है, और उसके बाद वो सीन खत्म होने के बाद ही, मैं अभी भी बात कर रही हूँ ना, मेरी आंखों के सामने वो आ रहा है। वो बहुत क्रेजी सीक्वेंस है, सच में बहुत क्रेजी सीक्वेंस है। और बाकी देखिए, जो म्यूज़िक है वो तो बढ़िया है, जितनी बार देखेंगे ना आपको मज़ा आने ही वाला है। कुछ कुछ चीज़ें हमें वैम्पायर्स के बारे में भी पता चली, क्योंकि वापस आने के बाद मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े जिसमें मुझे पता चला कि वैम्पायर्स तब तक नहीं आते जब तक आप उनको इनवाइट ना करो। बट वैम्पायर्स का आप बता रहे थे ना कि वैम्पायर्स एक तो इंटरेस्टिंग पहलू था इसका, और मेरे लिए था जहाँ मैं हुक था फिल्म में, वो पहली प्लेट ही थी, टाइटल प्लेट की, वो मिसिसिपी वाली बात। मिसिसिपी से मुझे याद आया मिसिसिपी बर्निंग, एक और कमाल की फिल्म। मैंने देखी नहीं है, मैंने मुझे बहुत स्ट्रांगली बोला है कि आप जा करके इस फिल्म को देखिए, एंड आई एम श्योर मैं आज रात को शायद इस फिल्म को निपटा दूंगी। मिसिसिपी बर्निंग एक कमाल की फिल्म है, और एक स्पाइक ली की फिल्म है ब्लैक क्लैंसमैन। ये दोनों फिल्में, हालांकि स्पाइक ली का जो तरीका है वो उन्होंने अपने ह्यूमर से डील किया है। कू क्लक्स क्लैन एक कल्ट है, ऐसा कहते हैं कि जो था अब नहीं है, एकदम वाइट किस्म का रेसिस्ट, और ये लोग ये कहते थे कि जो ब्लैक लोग रह रहे होते थे उनकी चर्चे चला देते थे, उनको पीटते थे और बुरी तरह से भेदभाव करते थे उनके साथ। तो ये कहा जाता है कि एक समय में था, और मिसिसिपी में तो कहते हैं 50-60 तक चलता था ये लोग। हालांकि अंदर की बात ये भी है कि आज तक चलता है, बस सामने नहीं है दुनिया के सामने। तो यहाँ पे भी कू क्लक्स क्लैन को जगह दी है। वो मिसिसिपी आ गया तो वो आना ही था कि क्लैन के लोग होंगे, वो नहीं होंगे। बट अगेन आपको फिल्म देखनी होगी कि क्या वैम्पायर और वो वाला कनेक्शन है। और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई एक तरफ वो है, एक मतलब वो इंसान क्या, वो दानव आपको खा जाएगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो मार देगा। लेकिन उससे भी खतरनाक चीज़ है ये भेदभाव, जो आपकी कितनी पीढ़ियों के साथ होता जा रहा है, कि उससे एक पॉइंट पे ये भी चीज़ आती है कि मतलब आप वैम्पायर बन गए हो, आपको काट लिया गया है, आप अमर हो गए, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ वैसे अमर नहीं हुए कि मैं इस धरती पे रहूँगा, सूरज से छुप के रहूँगा। आप जो इतने सालों का, आपकी इतनी पीढ़ियों से चला जा रहा था ना भेदभाव, उससे भी मुक्त हो गए हो। तो उसकी प्राइस ये पे करनी पड़ गई। इतनी खतरनाक चीज़ है रेसिज्म, ये कहना चाह रहे हैं रायन कुगलर। तो वो पॉइंट ऐसे मेरा दिमाग घूम गया उसको पढ़ने के बाद में,
और also जो ग्रैमिक की एंट्री है, ग्रैमिक की नाम है ना, रैमिक, हाँ रैमिक की जो एंट्री है और जिस तरीके से वो जो ब्लैक्स हैं उनको बोलता है यू आर वन ऑफ अस, वो वाला। हम एक ही हैं, वो कहता है। वो भी मुझे लगा कि शायद ये मतलब वही है, उसको खून पीना है इसलिए भड़काने के लिए बोल रहा है, ये सब कर रहा है। लेकिन जब घर आके मैंने पढ़े इसके बारे में कुछ और आर्टिकल्स, तो उसमें यही था कि रैमिक चूंकि एक आयरिश इंसान रहा होगा और जब उसको काटा गया होगा उस समय, क्योंकि वो जो गाने गा रहा होता है वो भी वेल्स के, इंग्लैंड के, उस और उसका एक्सेंट भी वहाँ का है। तो बहुत लंबे समय तक आयरिश लोगों के साथ भी ये भेदभाव रहा है और उनको भी वाइट नहीं माना जाता था। जो ये प्योर वाइट वाली रेस है ना, ये वो ये मानती थी कि भाई इस प्रांत से, इस जगह से आने वाले और ऐसे दिखने वाले ही वाइट माने जाएंगे, तुम भी इम्प्योर हो, तुम भी नॉन वाइट्स हो। तो वो उसका भी, वो भी इसलिए उनका, वो दोनों का दुख सेम, तो इसलिए शायद वो कनेक्ट कर रहा था वहाँ पे। लाइक कि यू आर वन ऑफ अस। और मुझे एक और चीज़ के बारे में बात करनी थी, हाँ, कि हम अगेन ये फिल्म आपके साथ कैसे आपको इन्वेस्टेड रखती है कि रैमिक बोलता है उनको कि भाई तुझे उस आदमी ने बेचा ये फार्म और वो प्लान कर रहा है कि कल आके तुमको मार देगा, और क्या होता है एंड में। तो अब आप देखो कि कू क्लक्स क्लैन ज़्यादा बड़ा विलन है या फिर वो जो वैम्पायर है, जो मतलब राक्षस ही है भाई, वो उसको आप क्या मानोगे, उसका हाथ बड़ा होगा आपका हाथ खा जाएगा, वैसा है। वो खतरनाक है या ये ज़्यादा खतरनाक है? कि वो दोनों भाई उनको उसको वो भी वार्न भी करते हैं कि तुम्हारे क्लैन का कोई आदमी आसपास दिखना नीचे बाउंड्री के बाद में गोली मार दूंगा, लेकिन अगेन अगेन अपनी आदत से मजबूर वो वहाँ पहुँचते हैं। खैर ज़्यादा बताएंगे तो ये स्पॉइलर जैसा हो जाएगा। कुछ और है जो शेयर करना चाहते हो आप? भाई म्यूज़िक लुडविग ऑर्गेनसन, मैं अगर उनका नाम ठीक बोल रहा हूँ तो उसको, उन्होंने ओपेनहाइमर का स्कोर भी दिया था। और मैं पढ़ रहा था कहीं रायन कुगलर और ये कॉलेज के समय में दोनों फ्लैटमेट्स थे, तब से इनकी दोस्ती है, तब से ऐसे वो बॉन्डिंग बनी हुई है। तो बढ़िया काम किया, तो अच्छी कोलैबोरेशन ऐसे निकलती हैं। तो हर मुझे लगता है कि टेक्निकल टर्म्स पे भी और राइटिंग के टर्म्स में भी, एक्टिंग के टर्म्स, हर उस पर टॉप नॉच काम हुआ है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि भाई राइटिंग ऊपर नीचे हो गई तो आप बस टेक्निक्स और इनके थ्रू अपनी फिल्म को ऐसा बना रहे हो ल्यूक्रेटिव सा कि ये शॉट ऐसे ले लिया, उसमें कैमरा यहाँ चला गया, ऐसा वो चीप गिमिक्स नहीं किए। किसी भी सीन में, इनफैक्ट वो जो लव मेकिंग सीन है उसमें भी कोई ऐसा कैमरा एंगल का इस्तेमाल नहीं किया है या फिर कोई कोई ऐसा नहीं है कि वो आपको एक चीप गिमिक जैसा लगेगा। हर चीज़ के पीछे एक पर्पस ही दिखाया है। भला वो सेंसर बोर्ड का वो सब काटे नहीं, गालियाँ बचा ली और काफ़ी सारे वायलेंस वाले सीन नहीं काटे, वरना तो खून खराबे पे तो अपने यहाँ स्क्रीन ब्लर हो जाती है आधी। तो अब पता नहीं सेंसर बोर्ड तक ना पहुँचे ये बात, तो जब तक आया तब तक देखा हुआ उससे पहले, वरना इससे पहले आधी फिल्म कट जाए। तो और आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मैं एक फिल्म से निकल के भाग के दूसरी फिल्म देखने पहुंची थी एंड इट वाज वर्थ इट। ये जो भी भागा दौड़ी हुई थी ना, यू शुड गो वॉच इट। और उसके बाद आपने अगर ये फिल्म देख ली है तो कमेंट करके बताइएगा आपको कैसी लगी, और अगर नहीं देखी है तो जाइए देख के आइए और उसके बाद बताइएगा कैसी लगी।